वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम आल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 देख लिया होगा एंड आपका रिकरिंग एक्सपेंस वाला जो कंसेप्ट था म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न अर्न करना चाहिए वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 से। एंड इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट वी विल स्टडी अबाउट दिस, दैट हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड। कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो, किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में अगर आप पैसे डाल रहे हो तो आपको कितना रिटर्न अर्न हुआ वो आपको कैसे पता चलेगा। ओपनिंग, क्लोजिंग एंड ऑल दिस थिंग, लेट्स स्टडी ऑल द थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले और ये वाला जो क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करते हैं वो हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ, पहले वो हम टैकल आउट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट थिंग, कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। सो अगर मैं बोलूँ आई हैव अ इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ ₹100, ठीक है, एंड अगर आपको बड़ा बहुत सोचना है तो 100 करोड़ ले लेना, एंड उसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न हम अर्न करेंगे दैट रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट द 5%। अब मुझे बताओ मेरी अर्निंग कितनी होगी। तो अगर 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में मैं 5 रुपीज़ का रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहा हूँ तो मेरी अर्निंग कितनी होगी। अब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है सर, ये कौन सी बात है, सीधा हम 100 का 5% निकालेंगे तो हम लोग को अपनी अर्निंग मिल जाएगी। यस, तो अगर मैं बोलूँ मेरी इनकम बताओ, इनकम, तो इनकम इज़ नथिंग बट वेरी सिंपल। मैं बोलूँगा जो भी मेरा 100 है, इट मीन्स वट एवर इज़ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे आप रेट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी इनकम मिल जाएगी विच इज़ ₹5। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर मुझे किसी चीज़ का इनकम चाहिए या अर्निंग चाहिए तो मैं सीधा बोलूँगा दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस टू कैलकुलेट व्हाट, इनकम। जो भी वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? रेट से। नाउ द सेकेंड थिंग, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक आपको समझेगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ द सेकेंड थिंग, सेकेंड एग्जाम्पल, सेम चीज़ मैं ले रहा हूँ। ठीक है, माई इनकम इज ₹5 एंड माई इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट ₹100। टेल मी द रेट, इसका रेट क्या आएगा? देखिए रेट क्या है सर, अभी तो सेम शीट सॉल्व किया, रेट इज़ नथिंग बट 5%। आई नो आपको थियोरेटिकली पता है कि चलो 5% है, बट प्रूफ भी तो करके आना चाहिए ना कि वो होगा कैसे। तो चलो कुछ नहीं, ये जो सेम फार्मूला है हम लोग उसको रिटर्न डाउन करेंगे, सेम फार्मूले को। एंड हम लोग बोलेंगे व्हाट वी वांट रेट। तो रेट के लिए हम क्या कर देंगे, इनकम यहीं पे रखेंगे, एंड ये इसके मल्टीप्लिकेशन में तो इसको यहाँ पे ले आके क्या बोल देंगे, डिवाइड बोल देंगे, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू। फिर इसको जैसे आप सॉल्व करोगे आपको आपका रेट मिल जाएगा। लेट मी सॉल्व इट। इनकम इज ₹5, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज़ 100 इज इक्वल टू रेट। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 डिवाइड बाय 100 करोगे सो आपका आंसर आएगा विच इज़ नथिंग बट 0.05 विच इज़ द रेट। अब ये डेसिमल्स में है तो परसेंटेज में चाहिए, तो वी कैन से 5% इज़ नथिंग बट माई रेट। तो रेट का इनडायरेक्टली फॉर्मूला क्या बना, अगर मुझे किसी भी चीज़ का रेट निकालना है तो इट इज़ नथिंग बट रेट इज इक्वल टू वट एवर इज़ योर इनकम, उसको आपको ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, ऊपर करना है इनकम को, एंड जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इट शुड बी एट डाउन साइड। गॉट इट? दिस इज नथिंग बट रेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जस्ट अंडरस्टैंड कर लो। तो पहला, अगर आपको इनकम निकालना है आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट कर लो। अगर आपको किसी भी चीज़ का रेट चाहिए, और मैं सिर्फ यही चैप्टर के लिए नहीं बता रहा हूँ, आने वाले हर अपकमिंग चैप्टर के लिए बता रहा हूँ आपको, अगर किसी भी चीज़ का रेट निकालना है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से होने वाला इनकम आप ऊपर रख दो, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट रख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा, नहीं करोगे तो डेसिमल्स में आंसर आएगा, सिंपल। तो ये रेट निकालने का फॉर्मूला था। थर्ड थिंग,
एग्जाम्पल नंबर 3, माई इनकम इज ₹5 and the rate I am earning is 5%. Tell me the investment amount. सिंपल है, ₹100 इसका आंसर है, पता है हम लोग को। हाँ, मुझे भी पता है, आप लोग को पता है, डोंट वरी अबाउट इट, मुझे पता है आप लोग को पता है। प्रूफ करो, फॉर्मूला क्या डिराइव होगा इससे। इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट यहीं पे रहेगा, ये जो रेट है वो इनकम की डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इनकम डिवाइड बाय रेट इज़ नथिंग बट माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है। एंड इसको हम लोग करेंगे ब्रैकेट, लेट मी सॉल्व इट ऑल्सो। माई इनकम इज़ ₹5, माई रेट इज़ 5% इज इक्वल टू माई इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो। गॉट इट। अब देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो कैलसी पे अगर आपने 5/5 लिखा ना, तो आंसर 1 आ जाएगा। दिस इज परसेंटेज, तो जब आप कैलसी पे सॉल्व करो ना, तो 5/5 परसेंटेज का साइन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो परसेंटेज का साइन प्रेस करोगे तभी यहाँ पे 100 आएगा। अदरवाइज अगर आपको डर है कि परसेंटेज छूट जाता है, तो आप इस 5 को ना, ये जो 5% है, पहले आप इसको डेसिमल्स में लिख दो, तो इसका अनदर वर्जन क्या बन जाएगा, 5/0.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100 फाइनली। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, इनकम डिवाइड बाय रेट विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अगर यहाँ पे आप परसेंटेज लिख रहे हो, तो बस कैलसी पे लिखते रहे, परसेंटेज बटन प्रेस कर देना। अब एक नटशेल में बोलता हूँ, इन अ नटशेल, अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो भूल चूक माफ़ कर देना, ठीक है। जो आपको चीज़ें समझनी है वो समझ में आ रही है, बस उस पर फोकस होना चाहिए आपका। कोई स्पेलिंग ऊपर नीचे होता है, इट्स ऑल। अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट इनकम, तो इनकम निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बना दिया, वॉट एवर इज़ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वॉट एवर इज़ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट वैल्यू में आप रेट को मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेट। अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट रेट, तो रेट के लिए क्या करो, वेरी सिंपल, वॉट एवर इज योर इनकम, उसको आप डिवाइड कर दो इन्वेस्टमेंट वैल्यू से, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मुझे ना इन्वेस्टमेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है, मिलेगा। जो भी आपका इनकम है, जस्ट डिवाइड दैट इनकम, ये जो भी इनकम आ रहा है, इस इनकम को आप डिवाइड करोगे किससे, रेट से, है ना। एंड यहाँ पे फॉर रेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस परसेंटेज बटन ऑन कैलकुलेटर, ऑन कैलसी। देन वेरी सिंपल, नटशेल में ये फॉर्मूला हम लोग का डिराइव हो गया, बस। अब ये 3 चीज़ें कभी भी मैं आपको पूछूं कि इनकम निकालो, तो आपके दिमाग में हिट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट कर दो। अगर मैं बोलूँ मुझे रेट चाहिए, तो इनकम ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इनकम ऊपर रेट नीचे। बस ये 3 चीज़ हमेशा याद रखना पूरे AFM में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाती है, मैंने आपको एकदम बेस पे जाके ये चीज़ें बता दी है। और जब मैं फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आपको डिराइव करूँ, तो मैं बताऊंगा भी आपको कि चलो मुझे सिर्फ रेट चाहिए, तो आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अच्छा रेट चाहिए, इनकम ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे, मुझे इन्वेस्टमेंट वैल्यू चाहिए, इनकम ऊपर रेट नीचे, ऐसी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का दिस इज द थिंग। चलो एक एक करके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक बेसिक सी चीज़ स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ, वो मैंने क्यों बताया उसके पीछे का रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल इज़ वेरी सिंपल, आई इन्वेस्टेड नॉर्मली, हाँ नॉर्मली मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक जगह पे, और इन्वेस्टमेंट मैंने किया था ₹100, ओके। एंड आफ्टर 1 ईयर
आफ्टर 1 ईयर वो 100 का बन गया 120। अब मुझे फाइंड आउट करना है रेट फाइंड आउट करना है। हाँ चलो, तो रेट के लिए सबसे पहले मैं इसका इनकम निकालूंगा कि इनकम कितना हो गया। 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, आफ्टर 1 ईयर 120 बन गया। यानी इन अ नटशेल, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट माय इनकम, सो माय इनकम इज़ नथिंग बट जो मेरा क्लोजिंग अमाउंट है वो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस 120 माइनस जो मेरा ओपनिंग वैल्यू था उसको मैं माइनस कर दूंगा। और आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द चेंज, दिस इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो मेरा 100 का इन्वेस्टमेंट कितना बन गया 120। मैं बोलूँगा 120 मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन गया। 1 ईयर पहले इट इज़ 100, सो आई अर्न 20 रुपीज़ का इनकम। ये मेरा इनकम हो गया, अर्निंग हो गया, रिटर्न्स हो गया 20 रुपीज़ इन अमाउंट्स टर्म। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे रेट चाहिए, रिटर्न बताओ। रिटर्न कभी भी आप जाओगे मार्केट में तो रिटर्न हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो मैं बोलूँ मुझे रिटर्न चाहिए, रिटर्न मतलब क्या हो गया, रेट हो गया। ठीक है, रिटर्न इज नथिंग बट योर रेट। तो मतलब मुझे रेट निकालना है। चलो, रेट निकालने के लिए फिर फॉर्मूला मैंने अभी क्या पढ़ा था जस्ट इसके पहले, इनकम पर एंड इन्वेस्टमेंट एट डाउन साइड, है ना। इनकम कितना हुआ मुझे इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से, आई अर्न द इनकम ऑफ ₹20। ओके, तो इट इज़ 20 डिवाइड बाय हाउ मच आई हैव इन्वेस्टेड। आई हैव इन्वेस्टेड इन द बिगिनिंग अमाउंट इज नथिंग बट 100, तो मैंने वो 100 नीचे रख दिया। एंड जब मैंने इसको सॉल्व किया सो द आंसर विल बी 0.2, और आई कैन से इन परसेंटेज इट इज़ 20%। वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लियर। एक बेसिक सा एग्जांपल, इन्वेस्ट किया 100, आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया 120। इनकम क्लोजिंग अमाउंट माइनस ओपनिंग अमाउंट 120 दिस एंड इनकम, एंड रिटर्न जो परसेंटेज में निकाला, इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट 20 डिवाइड बाय 100, एंड दिस इज योर 20% का रिटर्न हो गया। गॉट इट, वेरी सिंपल। अभी सेम चीज़ को ना हम लोग म्यूचुअल फंड में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल इन म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में जब आपको इन्वेस्ट करना होता है तो आप एनएवी पे इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, और ये हम लोग इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि इन्वेस्टर ने यूनिट्स खरीदे, जो भी यूनिट्स खरीदे, बट यहाँ पर हम लोग जो भी रिटर्न निकालेंगे, ठीक है, जो रिटर्न्स हम लोग निकालेंगे वो पर यूनिट का इंफॉर्मेशन ले लेंगे, एंड पर यूनिट के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, ओपनिंग यू हैव इन्वेस्टेड, आपने इन्वेस्ट किया एक म्यूचुअल फंड में, ठीक है, एंड जब आपने इन्वेस्ट किया उस टाइम पे 10 रुपीज़ का NAV था। वॉट इट, ओपनिंग वैल्यू, यानी जब आपने इन्वेस्ट किया तो 10 रुपीज़ का वैल्यू था। आफ्टर 1 ईयर यानी क्लोजिंग, इट कैन बी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स, जब भी आप इवेल्युएट कर रहे हो तो जो क्लोजिंग अमाउंट आया, अब यहाँ पे मैं आफ्टर 1 ईयर कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो जो NAV हो गया आफ्टर 1 ईयर, इट विल बिकम योर 13 रुपीज़। कितना हो गया है NAV 13। नाउ अगर मैं बोलूँ मुझे इनकम कितना हुआ, अब सपोज करो आपने जब इन्वेस्ट किया था 10 रुपीज़ की नैव थी, 1 ईयर लेटर ऑन द नैव विल बिकम NAV विल बिकम 13, एंड आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हो। अब आपको सिर्फ आपका रिटर्न निकालना है कि मेरा कितना गेन हुआ। तो गेन निकालने के लिए सीधी सी बात है, क्लोजिंग वैल्यू इज 13, ओपनिंग वैल्यू इज 10। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप बोलते हो इट इज़ क्लोजिंग वैल्यू विच इज़ ₹13। आप कैसे निकालोगे अपना इनकम, क्लोजिंग वैल्यू माइनस जो भी ओपनिंग NAV होगी वो ले लेंगे, दिस इज क्लोजिंग NAV and your opening NAV is 13, closing NAV is 10. If you solve, your income will be what, 3 रुपीज़ पर NAV, पर यूनिट पे आपको 3 रुपीज़ का गेन हो चुका है। एंड जो हम लोग सॉल्व करें वो पर यूनिट वाइज सॉल्व करें। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो पर यूनिट पे कैसे गेन निकालते हैं उसके बारे में आई विल टीच यू। एक अमाउंट बेसिस पे भी होता है, जब उसके बारे में आएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड per unit of NAV. If you want to calculate the return of a mutual fund, how you will calculate, it is the way to calculate that thing. 3 rupees आ गया. Now I will tell you, calculate the return. Simple, income divided by investment value. So my income is ₹3, and आपने पर यूनिट में कितना ओपनिंग में इन्वेस्ट किया था 10, तो दिस इज ₹3 डिवाइड बाय 10, and this will become your
0.3 और आई कैन से इट इज़ 30%. गॉट इट? वेरी सिंपल है ना. तो अगर मैं मेरा रिटर्न का फॉर्मूला बनाऊँ अभी के लिए सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनएवी को मैच कर, तो ये क्या बन गया मेरा, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी. ठीक है, दिस 3 रुपीज़ कैसे आया, 3 रुपीज़ इज नथिंग बट योर क्लोजिंग एनएवी एंड माइनस ओपनिंग एनएवी. एंड इस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग एनएवी को एक दूसरा नाम भी होता है विच इज़ नथिंग बट चेंज इन एनएवी. इतना चेंज हो गया डिवाइड बाय माय ओपनिंग एनएवी, है ना. जो भी मेरा 10 रुपीज़ था वो 10 रुपीज़ क्या था, ओपनिंग एनएवी था. दिस इज द जस्ट वन डेरिवेशन ऑफ द थिंग. जैसे आप ये करोगे आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा. नाउ ये जो क्लोजिंग एनएवी है ना, इसको एक दूसरा टर्म भी यूज़ करते हैं. हम लोग बोलते हैं नैव ऑफ टी. टी का मतलब क्या होता है, अभी का टाइम, करेंट टाइम, माइनस जो ओपनिंग एनएवी है उसको भी हम लोग नैव बोलते हैं, बट हम सोचते हैं टी माइनस 1. 1 क्यों, 1 पीरियड पहले का नैव, मतलब 1 लाख पहले का नैव. अगर मैं बोलूँ लाइन खींच के कि माई ओपनिंग नैव इज ₹10 एंड माई क्लोजिंग नैव इज ₹13. तो ये जो क्लोजिंग नैव है इसको मैं टर्म यूज़ करता हूँ NAVT, अभी का. ठीक है, बिकॉज हम लोग जो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं वो अभी के पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं. रिटर्न ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, नैव ऑफ टी, अभी के टाइम ड्यूरेशन का नैव, माइनस ये जो 10 है इस 10 को मैं बोलता हूँ नैव T-1, यानी 1 पीरियड पहले का नैव, जिससे मुझे कंपेयर करना है जब मैंने इन्वेस्ट किया था. ठीक है, तो वेरी सिंपल, जो भी ओपनिंग नैव होगा उसको हम लोग टर्मिनोलॉजिकली क्या बोलते हैं, नैव T-1, एंड जो अभी का नैव है उसको क्या बोलेंगे, नैव टी पीरियड. और यहाँ पे रिटर्न टी. और आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद करो, जो भी क्लोजिंग नैव है उसमें से ओपनिंग नैव माइनस करना है, बस दैट्स इट. ये सिर्फ फॉर्मूले के लिए है. तो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस ऑल्सो, दैट रिटर्न ऑफ टी ड्यूरेशन इज इक्वल टू नथिंग बट नैव टी माइनस नैव T-1, यानी 1 पीरियड पहले का नैव, डिवाइड बाय दिस इज व्हाट ओपनिंग नैव इज नथिंग बट योर नैव T-1. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नैव T-1. दैट्स इट, वेरी सिंपल. ठीक है, ये एक चीज डिराइव हो गया कहाँ पे, वेयर द म्यूचुअल फंड हैज ओपनिंग वैल्यू एंड द क्लोजिंग वैल्यू. ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ गई होगी. वेरी गुड, वेरी नाइस. हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किया एंड एक बेसिक सा फॉर्मूला डिराइव किया कि अगर मुझे रिटर्न ऑफ टी पीरियड निकालना है तो जो भी क्लोजिंग नैव होगा उस टी पीरियड का उसमें से ओपनिंग नैव माइनस करूंगा एंड डिवाइड बाय ओपनिंग नैव करूंगा. ये सारा चीज़ कहाँ से डिराइव होके आ रहा है, इस इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले से. गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. अब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है ना, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, उनके 2 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं. म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव 2 सोर्स ऑफ इनकम. द वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉर्मली जो इनकम होगा वो, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट से कमा रही है, इंटरेस्ट से कमा रही है, वो ऑल दिस थिंग. सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इज डिविडेंड. मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम में जो ब्रॉडली जो मेन इनकम होते हैं उस इनकम में से एक तो नॉर्मल इनकम हो गया जो भी वो अर्न कर रही है. अदर इज द डिविडेंड इनकम. अगर उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखे हैं, अगर उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो कंपनी का डिविडेंड इस म्यूचुअल फंड में आता है. ठीक है, एंड फिर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को देती है. पहला तो ये होता है. सेकेंड होता है कैपिटल गेन का इनकम. नाउ व्हाट इज द कैपिटल गेन. अब म्यूचुअल फंड कंपनीज है, शॉर्ट टर्म तो इन्वेस्ट करेगी नहीं, किसी कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रख दिया, 3 ईयर्स लेटर ऑन उसने सोल्ड ऑफ किया, तो 3 साल के बाद अगर आप किसी कंपनी के शेयर बेचोगे तो वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चल जाता है ना, और फिर वो किसका पार्ट बन जाता है, कैपिटल गेन का. या फिर जब आप कैपिटल गेन पढ़ा रहेगा आपने DT के अंदर, है ना, बहुत बड़ा सा चैप्टर है ना, बहुत सारे डिडक्शन ऑल दिस थिंग आते हैं. हाँ, ऐसा कुछ याद आ रहा है. हाँ, तो जो कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर जो शेयर्स के रिगार्डिंग जितना भी कैपिटल गेन होगा वो एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इनका हो जाता है म्यूचुअल फंड वालों का. तो पहला तो क्या हो गया, इनकम और डिविडेंड. दूसरा हो गया कैपिटल गेन. थर्ड एक और होता है
इसको एप्रिसिएशन इन नैव बोलते हैं, जो अभी हम लोग ने इसके जस्ट पहले देखा। ये जो हो रहा है नैव दिस माइनस दिस, इसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन इन नैव, ठीक है। एप्रिसिएशन भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। अगर नैव बढ़ेगा 10 से 13 हुआ मतलब एप्रिसिएशन इन नैव, तो उसको चेंज इन नैव बोलते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल 10 था बाद में 8 हो गया, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन इन नैव, यानी नैव कम हो गया, तो वो अदर चीज है। अब इस पे आते हैं, कमिंग टू दिस नाउ द इनकम और डिविडेंड इनकम हो गया या फिर कैपिटल गेन, इसके दो ट्रीटमेंट होता है। व्हाट आर दोज टू ट्रीटमेंट? इट इज गिवन बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज कि ये इनकम या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किसको हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन्वेस्टर्स को। एंड इन्वेस्टर क्या करेंगे? अपने बैंक में ले लेंगे और उसको यूज करेंगे फॉर देयर पर्सनल पर्पस, वॉट एवर द थिंग करके। तो दिस इज वन सोर्स ऑफ द इनकम। नाउ द सेकेंड सोर्स इज ऑल्सो देयर कि ये जो भी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर, यानी डिस्ट्रीब्यूट तो होगा इन्वेस्टर को, इट इज डिस्ट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर एंड दे ऑप्ट फॉर, देखो दोनों ही इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। फर्स्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन्वेस्टर को, जो कि इन्वेस्टर के बैंक में जाएगा, वो यूज कर लेगा। द सेकेंड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर, डिस्ट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर एंड द इन्वेस्टर इज ऑप्ट फॉर वन ऑप्शन विच इज नथिंग बट द री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को कैप इनकम होगा, डिविडेंड इनकम होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन्वेस्टर्स को, या जो कैपिटल गेन होगा वो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको? इन्वेस्टर्स को। तो ये दोनों की दोनों चीज इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ अगर इन्वेस्टर ने उसको अपने पास ले लिया एंड उसको अपने बैंक में रख के यूज कर लिया, तो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, वो अलग स्ट्रैटेजी है। एंड अगर जो इनकम या फिर कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन्वेस्टर्स को, इफ दे ऑप्ट फॉर री इन्वेस्टमेंट, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो अलग डिसीजन, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस एरा विच डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर एंड दे यूज फॉर देयर ओन पर्पस करके। गॉट इट? वेरी सिंपल। चलो अब हम लोग आते हैं इनकम के बारे में। अब सपोज करो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। लेट मी टेक वन एग्जांपल, द ओपनिंग नैव इज ₹10, सेम एग्जांपल लेता हूँ, द क्लोजिंग नैव इज ₹13। नाउ द कंपनी विल गिव द इनकम, म्यूचुअल फंड कंपनी ने इनकम दिया, ठीक है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, मैं ये डिस्ट्रीब्यूट वर्ड पे क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। देखो अर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूट दोनों में ना फर्क होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कंपनी अर्न कर रही है, दिस अर्निंग इज नथिंग बट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, कंपनी ने म्यूचुअल फंड कंपनी ने अर्न किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है एंड उसके ऊपर डिविडेंड मिला, तो वो डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगा? म्यूचुअल फंड को मिलेगा। अब वो म्यूचुअल फंड के खाते में पड़ा हुआ है, क्या ये म्यूचुअल फंड के जो खाते में पड़ा हुआ डिविडेंड है, क्या ये डिविडेंड इन्वेस्टर के खाते में गया? नहीं। तो क्या इन्वेस्टर का इनकम बढ़ा? नहीं। तो इसका इम्पैक्ट किधर हो जाता है? एनएवी में हो जाता है, क्योंकि पैसा बाहर से आया, रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा, एंड जब रिसीवेबल क्रिएट होगा तो नेट एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली किस पे चल जाता है? एनएवी पे चल जाता है। बट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? सामने वाले कंपनी से म्यूचुअल फंड में पैसा आया एंड म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्वेस्टर्स को, तो करंट जो असेट होगा वो तो कम हो जाएगा और किसके पास चल जाएगा? इन्वेस्टर्स के पास। अब हम लोग ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं? इन्वेस्टर। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसको मिलेगा वो चीज? इन्वेस्टर्स को मिलेगा। ऑन बेसिस पे इन्वेस्टर के पास नहीं जाता, जब ऑन होता है तो इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट एनएवी पे आ जाता है। बट जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तब वो किसके पास जाता है?
इन्वेस्टर्स के पास। इसलिए कैपिटल गेन एंड द डिविडेंड और एनी इनकम इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उतना ही पोर्शन हम लोग को कंसिडर करना है। अर्न वाला कंसिडर नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखेगा कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर। अगर ये दो वर्ड आया तभी आपको उतने इनकम को कंसिडर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया इनकम एंड पर यूनिट पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द इनकम ऑफ 1 रुपीज एंड द म्यूचुअल फंड हैज कैपिटल गेन ऑल्सो विच इज नथिंग बट ₹2। ठीक है, अब हम लोग इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। सबसे पहले तो उसको क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो चेंज है वो फ़ायदा हो जाएगा, वो उनका इनकम हो जाएगा। तो आई कैन राइट लाइक प्रीवियसली ऑल्सो दैट क्लोजिंग नाव में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ओपनिंग नाव, एंड जो भी इसका आंसर आएगा वो तो चेंज का गेन हो गया उसको, सामने वाले इन्वेस्टर को। द सेकेंड थिंग, ये भी तो पार्ट बनेगा उसके इनकम का। ये जो इनकम मिल रहा है 1 रुपीज़ का, ये भी तो इन्वेस्टर को मिल रहा है ना ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी तो ऐड हो जाएगा उसके इनकम में। दैट इनकम मिला प्लस ये जो कैपिटल गेन मिला ये भी तो ऐड हो जाएगा, जिसको भी हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन एट द टाइम ऑफ टी मतलब ड्यूरिंग द टाइम, उसको मिल रहा है। एक तो ये वाला इनकम, नाउ दिस इनकम इंक्लूड नॉर्मल इनकम ऑल्सो, डिविडेंड इनकम ऑल्सो, एंड दिस कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन वाला इनकम। तो इतने सारे अमाउंट उसको मिलेंगे एंड ये पूरा का पूरा अमाउंट इज नथिंग बट द इनकम। ये पूरा इन दोनों के बीच का चेंज करेंगे तो चेंज वाला इनकम हो गया, ये भी इनकम हो गया, ये भी इनकम हो गया। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ इनकम एंड शुड बी गेट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ना इन्वेस्टमेंट क्या किया था उसने, ओपनिंग वैल्यू इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स इट द फॉर्मूला। लेट मी सॉल्व इट ऑल्सो, एंड ये ऑन एंड डिस्ट्रीब्यूट वाला ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग NAV इज हाउ मच, closing NAV is 13 minus opening NAV is 10 plus income is 1, capital gain is 2, then we'll divide it by 10. Further solving, this will 3 plus 1 plus 2 is nothing but 6, divide by 10 and I can say it is 0.6 or 60%. ठीक है, 60% is nothing but the return. अब अगर ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आप मंथली चेक कर रहे हो तो ये जो रिटर्न आएगा ये मंथली रिटर्न आएगा। अगर आप ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग एनुअली चेक कर रहे हो तो ये एनुअल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेट्स एग्जांपल ये वाला जो रिटर्न है वो मंथली रिटर्न था, तो ये जो 60% आ गया, दिस 60% इज नथिंग बट माई मंथली रिटर्न, एंड ड्यूरिंग दैट मंथ, उस मंथ के अंदर ही, ठीक है, ड्यूरिंग दिस मंथ ही आपको ये डिविडेंड का इनकम एंड कैपिटल गेन का इनकम मिलना चाहिए। यानी जिस टेन्योर का आप रिटर्न निकाल रहे हो ना, उस टेन्योर में आपको जो जो चीज़ें मिल रही है वो सारा आप कंसीडर करोगे। ठीक है, तो अगर आपने ये मंथली देखा तो इस रिटर्न को मंथली रिटर्न बोलेंगे। अगर आपको ईयरली में कन्वर्ट करना है तो सीधी बात है, दिस इज़ 1 मंथ का रिटर्न है तो 12 मंथ का कितना, वही जितने जितने से आप डिवाइड करोगे तो आ जाता है। तो 1 मंथ का 60%, 12 मंथ से डायरेक्टली आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 12 मंथ से, डिवाइड बाय 1 मंथ लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिख दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज नथिंग बट क्रॉस। इफ 60% इज फॉर 1 मंथ, देन फॉर 12 मंथ हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 60% डिवाइड बाय 1 मंथ इज मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 6 60 720, सो दिस विल बी 720%। ठीक है, क्लियर है। एंड सपोज करो ये वाला जो रिटर्न है वो मंथली रिटर्न नहीं था, इट इज़ ईयरली रिटर्न, तो हम ईयरली लिख के छोड़ देंगे, कोई तकलीफ नहीं। बाकी सारे नोटिंग्स वी विल रीड, डोंट वरी अबाउट इट, लेट मी क्लियर इट आउट ऑल दिस थिंग करके। एंड फाइनली ये जो सेम चीज़ है, दिस फॉर्मूला को आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, द रिटर्न एट द टाइम ऑफ टेन्योर NAV T minus NAV T minus 1 plus income at the time of T plus capital gain at the time of T, and the whole will get divided by what, NAV T minus 1. That's it. This is the formula which is nothing but, और ये जो रिटर्न आ रहा है by using what, every information on per unit basis. So I compared
every information on a per unit basis, and on the basis of that I have calculated this. and ये किसके लिए calculate होगा? where the income and the capital gain distributed to the investor will not be reinvested into the mutual fund again. ठीक है, that's it. समझा? चलो एक बार इसको रीड कर लेते. केस नंबर 1, इफ इनकम एंड कैपिटल गेन रिसीव्ड नॉट री इन्वेस्ट, आपने उसको री इन्वेस्ट नहीं किया, यानी आप अपने घर लेके चले गए. ठीक है, तो आप घर लेके चले गए तो रिटर्न का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. NAV टी हो गया माइनस NAV टी माइनस 1 किया प्लस इनकम एट दैट टाइम प्लस कैपिटल गेन एट दैट टाइम डिवाइड बाय NAV माइनस टी माइनस 1. और ये सब के ऊपर मैंने स्टार मार्क करके क्या लिख दिया है? राइट डेटा इन पर यूनिट बेसिस. एंड ये जो आंसर आएगा आपका, that answer come in decimal. If you want in percentage then multiply it by 100. ठीक है, NAV at the time of t क्या होता है? NAV at the time of t, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग NAV. NAV t minus 1 क्या होता है? NAV at the time of t minus 1, और I can tell the same thing as opening NAV. और IT क्या होता है? The income distributed during the period. It is normal income or the dividend income or any kind of income, but it should be distributed to the investors. And CGT is nothing but capital gain distributed during the period, and that's it. Just take a pause and just read it. एक बार आप इसको पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं. हाँ, ठीक है, पढ़ लिया. अब देखो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, कैसे क्या आया वो मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एग्जाम में क्या हो सकता है पता है, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिसिंग कर दे और बोले कि कैलकुलेट करो दैट मिसिंग इन्फॉर्मेशन. तो आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन थोड़ा तो पता होना चाहिए ना, कैसे क्या है. और अगर आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ गया ना, बता दो ठीक है लिख के कि हाँ सर समझ गया ये रिटर्न का फॉर्मूला कैसा है. कमेंट करो, देखो थोड़ा इंगेजिंग करो, तो इससे क्या हो जाएगा कि आई ऑल्सो कम टू नो कि यस द थिंग्स वी आर गोइंग इन अ गुड मैनर, है ना. दैट्स इट. चलो रेफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. एक बार क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड फिर उसके बाद आपको लिखना है. हाँ लिखना है. चलो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. लेट मी रीड इट. अ म्यूचुअल फंड दैट हैड अ नेट असेट वैल्यू ऑफ 20. ठीक है, हैड बोले यानी उसके पास है नेट असेट वैल्यू 20 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. Means this 20 is nothing but NAV at the time of t minus 1, or I can say the same thing is opening NAV. इस सेम चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज़ नथिंग बट माई ओपनिंग NAV. हाँ, उसके बाद मेड इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन. देखो सामने से बोल दिया इनकम एंड कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया कितना? 0.0375 एंड रुपीज़ 0.03 पर शेयर रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग दिस मंथ. तो जो भी डेटा दिया है दैट इज डेटा इज गिवन फॉर द मंथ का डेटा दिया है. ठीक है, तो ड्यूरिंग द मंथ, और ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ का NAV दिया है. ड्यूरिंग द मंथ इतना उन लोगों ने इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना उन लोगों ने कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट किया. उसके बाद क्या बोला? देन एडेड द मंथ विद अ नेट असेट वैल्यू ऑफ 20. और फिर उसके बाद मंथ का एंड हो गया मंथ का हो गया दी एंड, ended the month with the net assets value of 20.06, and this is nothing but NAV at the time of t, or I can say it is nothing but my closing NAV. ठीक है, ये आपका क्लोजिंग NAV आ गया. गॉट इट. अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा फास्ट लग रही है स्लो कर दो, और अगर ज़्यादा स्लो लग रही है तो 1.5 पे देखो, है ना. और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को 1.5 पे ही देख रहे हो. आई नो दैट थिंग, मैंने भी बहुत देखा 1.5 पे. अब ये वीडियो 2 पे नहीं देख पाओगे, तो ज़्यादा ही फास्ट आपको लगेगी. 1.5 पे देखो, बहुत अच्छा चलेगा. कैलकुलेट मंथली रिटर्न, सामने से बोल दिया यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट यू नो मंथली रिटर्न, है ना. मंथली रिटर्न चलो कैलकुलेट करते हैं. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग व्हाट योर मंथली रिटर्न. इसमें हेडिंग लिख देने का मस्त में. एंड मेरे क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है where I have solved it. It is in कहाँ गया?
आई हैव सॉल्व ऑन पेज नंबर 8.2। तो आप ये पेज नंबर लिख दिया करो जहाँ पे आप सॉल्व करते हो। दिस इज़ अ मेल आईडी जहाँ पे आपको कुछ, दिस इज़ अ मेल आईडी, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना यू कैन लिव इट देयर ऑन। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन ए 8.2। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। द ओपनिंग एनएवी इज 20, मंथ क्लोजिंग एनएवी इज 20.06 हो गया। इनकम एंड कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस अमाउंट एंड द दिस अमाउंट। अब क्या करना है, आई हैव रिटन द फॉर्मूला एंड नथिंग एल्स। आर इज इक्वल टू एनएवीटी माइनस एनएवीटी माइनस 1 प्लस आई टी प्लस कैपिटल गेन टी डिवाइड बाय एनएवीटी माइनस एंड जस्ट आई हैव पुट इट ऑल द वैल्यूज। तो एनएवीटी में 20 रख दिया, एनएवीटी माइनस 1 पे ये रख दिया, सॉरी क्लोजिंग एनएवी पे आएगा 20 माइनस 06। ठीक है, दिस इज क्लोजिंग एनएवी माइनस देन 20 प्लस 0.0375, ये मेरा क्या बनेगा ओपनिंग, प्लस 0.03 कैपिटल गेन, एंड ये सबको डिवाइड कर दूंगा ओपनिंग एनएवी से, बिकॉज दिस इज माई, दिस इज ऑल द इनकम, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.06, ये एज इट इज़ आया, ये भी एज इट इज़ आया, 20 भी डिवाइड में एज इट इज़ आया, इन तीनों को ऐड किया तो आई विल गेट माई 0.1275 डिवाइड बाई 20। ठीक है, एंड जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया माई मंथली रिटर्न विल बी दिस, इट इज़ इन डेसिमल, परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये है। एंड ये जो रिटर्न है वो पर मंथ बेसिस है। इफ़ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ऑन अ ईयरली बेसिस तो ये सेम चीज़ में मैं मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें फॉर ईयरली जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ तो आई विल गेट दिस अमाउंट, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ तो आई विल गेट 7.65 पर एनम इज नथिंग बट माई रिटर्न। ठीक है, दैट्स इट। एक बार चाहिए तो आप एक बार देख लो मस्त में। एंड ये सारे जो अमाउंट मैंने ऐड किए हैं, जो लेस किए ना, वो आपको कैलसी पे सॉल्व करना है ना, और उसके बाद आपको लिखना है। हाँ, लिखोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आप ही के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको लिख के करना है। एक बार इसका सजेस्टेड आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार रुक जाता हूँ। ठीक है, लेट मी चेक द सजेस्टेड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर यू? रिटर्न्स आर 0.6375 पर मंथ, 0.6375 पर मंथ, और में लिखा है यहाँ पे ऊपर देखो डेसिमल्स में लिखा है, फिर यहाँ पे है, फिर उसने ईयरली भी निकाला है, ईयरली 7.65 पर एनम, 7.65 पर एनम, दैट्स इट, आंसर इज मैच्ड। चलो अब वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 3 डालो एंड मस्त एकदम अच्छे से अपने हैंड राइटिंग में इसको लिखो, है ना। गुड, अगर अच्छे से चाहिए तो मैं एक बार और ब्रॉड व्यू करके दिखा देता हूँ। मैंने लिख लिया, चलो ये भी लिख लो। डन, ग्रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने लिख लिया है लाइक करो वीडियो को, यस सर हमने लिख लिया है, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने लिख लिया है। अगर आपको ये कंसेप्ट भी समझ गया, रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया, ऑल दिस थिंग, तो इसको भी आप लिख लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो सर समझ के, ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा कि ठीक है आपको समझ में आ रहा है। चलो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग ना एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, पहले बाद में बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, फिर जो रिलेवेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे का कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्वेस्टर परचेज 300 यूनिट्स। एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ लो, यहीं तक पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना, सिर्फ यहाँ तक। पढ़ लिया? अब देखो, अगर यहाँ तक पढ़ने से आप अगर खुद से सॉल्व कर पा रहे हो रिटर्न, तो मैं बोलूँगा वीडियो पॉज करो और कर लो। ठीक है, आराम से करो। कर लिया सॉल्व, वेरी गुड। अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे कैसे क्या होता है। इन्वेस्टर ने परचेस किया 300 यूनिट्स, ठीक है, ही हैड परचेस 300 यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड
ऑफ रुपीज़ 12.25 पर यूनिट। कब खरीदा उसने? 31 दिसंबर 2009 को, यानी बोलो इट इज़ नथिंग बट देयर ओपनिंग, ये उसका ओपनिंग एनएवी है। देन आगे क्या बोला है देखो, एज ऑन 31 दिसंबर 2010 he has received rupees 1.25 as dividend and rupees 1 as a capital gain distribution per unit। अब वो सामने से बोल रहा है कि 31 दिसंबर तक उसको क्या मिल गया है, 1.25 का डिविडेंड मिल गया, ठीक है, एंड 1 रुपीज़ का क्या मिल गया उसको, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी पर यूनिट का डेटा दिया है एंड वी वांट इन पर यूनिट। ग्रेट। नाउ द रिक्वायर्ड पार्ट, रिक्वायर्ड में क्या बोला है देखो, कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ द NAV एज ऑन 31 दिसंबर 2010 इज 13। तो ये जो 13 है इट इज़ द क्लोजिंग NAV, ठीक है, इसने आपको क्लोजिंग NAV बता दिया है। क्लियर? तो दिस इज ओपनिंग NAV, दिस इज क्लोजिंग NAV, और ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ है दिस। अब निकालेंगे एकदम सिंपल सी, और देखो यहाँ पे जो डेटा इट इज़ ईयरली, 2009 के बाद सीधा 2010 का डेटा दिया है, तो जो भी रिटर्न आएगा वो ईयरली रिटर्न आएगा, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करते हैं, आपको अगर चाहिए वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना। देखो द गिवन इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग NAV इज 12.25, dividend and the capital gain distribution is 0.25 and the 0.1 rupees 1.25 and 1। first thing is calculate return if closing NAV is rupees 13। तो कुछ नहीं, I have just write down all the formula, जो भी formulas थे वो मैंने formula लिख दिया। हाँ, फिर formula लिखने के बाद सारे values put up करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 13, क्लोजिंग ओपनिंग NAV कितना था 12.25, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.25। उसके बाद डिविडेंड कितना मिला एंड कैपिटल गेन इज 1.25 एंड 1, तो ये मिला 1.25 और ये मिला 1, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे 12.25 से, फिर आपका आर आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा 0.75, दिस माइनस दिस इज 0.75 प्लस दिस एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड बाय दिस इज माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू, फिर ये तीनों को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, डिवाइड बाय दिस करेंगे तो ये मिल जाएगा। एंड जैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया, आर आंसर इज 0.2449 और 24.49% पर एनम। ये तो आंसर पर एनम में ही आना था ना, है ना। एक बार ICAI का आंसर चेक करा देता हूँ। सी 24.49% एंड इट इज 24.49%, ठीक है। गॉट इट? यस, ग्रेट। चलो तो आप एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 को इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4 एंड फर्स्ट पार्ट एंड ये आप लिख लो। डन, लिख लिया? चलो ये भी लिख लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लिया, वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप यू हैव रिटन दिस सॉल्यूशन, सो आई एंड अप दिस लेक्चर राइट नाउ एंड विल स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर मैं इसका सेकेंड कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा आपको, विच इज़ नथिंग बट योर, इफ आपका डिविडेंड का इनकम एंड कैपिटल गेन का इनकम या फिर वट एवर द इनकम यू आर गेटिंग, इफ यू री इन्वेस्टेड इन टू द फंड अगेन, तो उस केस में हाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिटर्न, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है ये लिख के वैसे आप जाओ लेक्चर नंबर 5 अभी के अभी देख लेना, सो दैट आपका ये वाला जो कंसेप्ट है रिटर्न वाला कंसेप्ट वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, हाँ सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर दो। ठीक है, मुझे तो पता चले कि ठीक है आपको समझ में आ चुका है वाली चीज़। गॉट इट? जस्ट ये चीज़ के लिए आप लाइक कर दिया करो कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। ठीक है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। अगर बहुत फैबुलस लग रहा है फीडबैक भी दे सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सायनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।